हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो 16 फरवरी 2025 को एग्जाम है उसकी हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज हमारी आकार की लग रही है, आकार की कोचिंग है जो उसकी टेस्ट सीरीज लग रही है। इसके पहले हमारी महात्मा गांधी की भी टेस्ट सीरीज लग चुकी है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वो भी लग चुकी है। तो महात्मा गांधी की लग चुकी है और आकार की हम लगा रहे हैं। महात्मा गांधी की हमने टेस्ट सीरीज पार्ट बाय पार्ट लगाई थी, लेकिन आकार की टेस्ट सीरीज हम फुल टेस्ट लगा रहे हैं। प्रॉपर जो फुल टेस्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि आज का जो हमारा है 5वां या 6वां टेस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। जैसे पहला इतिहास का बना था, फिर भूगोल का बना, फिर पॉलिटी का बना, फिर साइंस का बना। आज हमारा जो होगा पर्यावरण का है, इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ में जितना भी करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है टेस्ट सीरीज में, वो सभी आंकड़े इसमें आज आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट कर सकते हो। हमारी सोशल साइट से ज्वाइन हो जाइए, वहां पर पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए। ऐप भी आ चुका है, नेट लर्निंग ऐप, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज और भी है कि हमने यहाँ पर एग्जाम पीडिया की जो करंट अफेयर्स है, फुल एग्जाम पीडिया की जो करंट अफेयर्स आती है उसकी वीडियो हमने बना दी है। प्रॉपर पूरी वीडियो है, 5.5 घंटे की है, 3 पार्ट में बनाई है। 3 पार्ट बोलो कैसे, तो एक बनी है वीडियो 5.5 घंटे की, मतलब 5 घंटे की लमसम की वीडियो बनी है पार्ट 1 में, जो कि पूरा है। दूसरी जो वीडियो पार्ट 2 में बनी है, हमने वहां पर वन लाइनर बात किया हुआ है कि वहां पर वन लाइनर है पूरा पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में हमने जितने पूरे एमसीक्यू होते हैं वो एमसीक्यू कवर किया है। तो इसीलिए पार्ट 3 में बनी हुई है और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया, एग्जाम पीडिया करंट अफेयर लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। एमपी की बना दी है, 5 तारीख तक आप लोगों को नेशनल इंटरनेशनल की भी करंट अफेयर संभवतः आ जाएगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात शुभारंभ करेंगे। बातचीत हो गई है, धीरे धीरे बात और करते रहेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय है, मतलब कि जो खर्च है 2025 तक जीडीपी का कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा है। तो यहां पर जो लक्ष्य आपका है बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, क्योंकि वो लक्ष्य आपका 2.5% का रखा हुआ है। ऑप्शन आपका सी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आयुष चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सम्मिलित नहीं है। तो इन सभी ऑप्शनों में आयुष जो चिकित्सा होती है उसमें पद्धति कह रहा है कौन सा, तो होम्योपैथी सम्मिलित है, योग भी सम्मिलित है और यूनानी भी सम्मिलित है। एलियोपैथी की बात करें ये सम्मिलित नहीं है, आपका सही है। आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था, यही भी आ सकता है, तो 2014 में किया गया था। ऊषा कार्यकर्ता का प्रावधान किस मिशन के तहत किया गया है। ऊषा कार्यकर्ता का जो प्रावधान है वो आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत किया गया था। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य नीति किस वर्ष घोषित की गई है। भारत की पहली है और कैसी है, मानसिक स्वास्थ्य नीति है, ये 2014 वर्ष में घोषित की गई थी। प्रॉपर बात की जाए तो 10 अक्टूबर 2014। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी। देखो आयुष्मान भारत जो कार्ड है आप सभी को पता होगा, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर बीमा कवर सरकार की तरफ से मिलता है। लेकिन इस योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी, तो झारखंड से की गई थी। मध्य प्रदेश टिक नहीं लगा देना है, झारखंड से की गई थी, ध्यान रखिएगा। कौन सा संचारी रोग का उदाहरण नहीं है। तो बहुत सारे संचारी रोग होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा रोग का उदाहरण नहीं है संचारी का। कोविड-19 संचारी रोग है, हर्पीज भी संचारी रोग है, मलेरिया भी संचारी रोग है। मधुमेह जो कि डायबिटीज है, देखो लिखा भी है डायबिटीज है, जो कि आपका संचारी रोग का कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो ऐसा कौन सा रोग है, तो आप कहोगे यहाँ पर मलेरिया। कौन सा है, मलेरिया जो होता है वो मादा रोग जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आपको होगी सर ऊपर 8वां था, ये थोड़ा सा पीडीएफ बनने में दिक्कत हो गया है थोड़ा, है ना। रेड रिवन एक्सप्रेस का संबंध किससे है। तो रेड रिवन जो एक्सप्रेस होता है एड्स से संबंधित है ना, ये सभी लोग जानते होंगे, है ना। बिना सेफ्टी के जो आप इंटरकोर्स करते हो उस समय रेड रिवन जो होता है एक्सप्रेस, वो आपका संबंध एड्स से है। एक्सप्रेस का मतलब मालगाड़ी नहीं है, सुपर एक्सप्रेस है ना, एड्स से है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना की शुरुआत कहाँ की गई थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की शुरुआत की बात कराए कुन्नूर तमिलनाडु में की गई थी। भारत में अब तक कुल कितनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां बनाई गई हैं। तो बात कर रहा है कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहा है, अब तक कितनी बन चुकी हैं। तो आप कहोगे 3 बन चुकी है। कितनी, 3 बन चुकी हैं। अगर कभी पूछ लिया डेट तो हम थोड़ा बता देते हैं। एक तो आपकी 1983 में, उसके बाद आपकी 2002 में और फिर
17 में। तो इस तरीके से 3 आपकी अभी तक राष्ट्रीय जो हेल्थ पॉलिसी है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां बन चुकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? अगर कभी क्वेश्चन आए तो बता सकते हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो आपकी मिशन की शुरुआत है 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है भैया, कर लेते हैं। क्या है? वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा 67.5 से 70 तक करना है, इनका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो 2025 चल रहा है ना? चलो ये बात तो सही है। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय जो स्तर पर कुल प्रजनन दर है, जिसको हम क्या कहते हैं, TFR कहते हैं। TFR जो है वो 2.1% तक या 2.1 लाना है। तो यह भी सही है आपका। स्वास्थ्य परिवेश में सुधार जो क्षेत्र है 10 क्षेत्र में प्राथमिकता हेतु चिन्हित किया गया है। ये गलत है, क्योंकि सिर्फ 7 क्षेत्रों में यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो आपका तीसरा वाला गलत हो जाए, केवल 1 और 2 सही है, बता दिए। नाको की स्थापना कब की हुई है? तो नाको की जो स्थापना है दोस्तों वो आपकी 1900 सॉरी, नाको की बात कर रहा है। नाको की स्थापना कब हुई है? तो नाको की स्थापना आपकी 1992 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। असुमलित युग्म का चयन करना है, योजना कार्यक्रम है और इनका प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसकी बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से, बिल्कुल बात ठीक है। मिड डे मील की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1999, ही तो गलत है भैया। इसकी शुरुआत कब की गई थी बताइए? अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करके जल्दी बताइएगा, ये वाला गलत है, बाकी मैं बता दूं, जल्दी कमेंट करिएगा। और अगर हम बात करें ICDS की तो 2 अक्टूबर 1975 की गई थी और लक्ष्य की बात करें 11 दिसंबर 2017 की गई थी। आपका बी वाला जो गलत है कि आपकी जो मिड डे मील योजना की शुरुआत है 2 अक्टूबर 1999 को। पहले तो ये समझो कि मिड डे मील जो योजना है वो एक केंद्र प्रायोजित योजना, कैसी है? केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना की शुरुआत भैया 1999 से नहीं बल्कि 1995 से की गई थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक तरफ रोग है और एक तरफ तत्वों की अधिकता है, कौन सा रोग किस तत्वों की अधिकता है देख लेते हैं। मिनी माता कैसा है? मिनी माता का रोग की बात की जाए तो किससे संबंधित है? ये आपका पारा से संबंधित है। इटाई की बात करें तो ये कैडमियम संबंधित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें नाइट्रेट संबंधित है और ब्लैक फ्रूट की बात करें तो आर्सेनिक संबंधित है। आपका ऑप्शन ए वाला सही। ठीक है, थोड़ा मिलाने को आते हैं, ध्यान रखना है। रेबीज रोग के कारण शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? किस रोग के कारण? रेबीज रोग के कारण, ध्यान रखिएगा। जो रेबीज रोग होता है उसके कारण शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित अफेक्टेड होता है? तो आप क्या कहोगे? आपका तंत्रिका तंत्र आपका अफेक्टेड हो जाता है या प्रभावित हो जाता है। कौन सा रोग कवक नहीं होता है? ऐसा इनमें से कौन सा रोग कवक के द्वारा नहीं होता है? जो रोग है वो कवक के द्वारा नहीं होता है। तो इनमें से जो ऑप्शन है तपेदिक, नहीं तपेदिक नहीं है, तपेदिक तो नीचे वाले में ना, अरे सॉरी, आपका यहाँ पे पायरिया है ना। पायरिया जो रोग है वो आपका कवक के कारण नहीं होता है, जबकि दमा जिसको अस्थमा कहते हैं, गंजापन है ना, या फिर खाज और दांत, ये सभी आपके कवक के कारण होते हैं, लेकिन पायरिया आपका कवक के कारण नहीं होता है। डोट्स जो प्रणाली है किस रोग के उपचार हेतु प्रचलित है? डोट्स की बात करा, जो डॉट्स होते हैं ना, जो डॉट्स है ना, डॉट्स जो एक प्रणाली है, सिस्टम है, वो ट्रीटमेंट किसके लिए या कह सकते हो रोग उपचार के हेतु प्रचलित होते हैं? तपेदिक के लिए, तपेदिक के लिए होते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तपेदिक को ही टीबी भी बोलते हैं, बहुत से लोगों को पता ना हो तो टीबी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन करना है, देख लेते हैं यहाँ पे गलत कथन कौन सा है। BCG कह रहा है कि टीका का क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। और DPT की बात की जाए, टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनेस से बचाव के लिए लगाता है, भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, बिल्कुल सही है। OPV का टीका पीलिया रोग से बचाव के लिए, नहीं गलत। ये OPV जो टीका होता है वो पीलिया रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, ये तो गलत है भैया, ये गलत है। और MMR का टीका जो होता है खसरा, गलसुआ और रुबेला से बचाव के लिए लगाया जाता है, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला गलत है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोलियो की बात किया तो वायरस जनित रोग है जो कि मनुष्य के तंत्र को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और पोलियो रोग के बचाव के लिए क्या होता है? पल्स पोलियो कार्यक्रम भी चलाया जाता है। 0 से 5 वर्ष, कितने? 0 से जो 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उम्र के, उनको पोलियो की दवा भी पिलाई जाती है। ओरल पोलियो कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं जिसको, है ना, इसलिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस रोग का जो नामकरण है वो नदी के नाम पर किया गया है? ऐसा कौन सा रोग है? तो इबोला है, ये आपको पता ही होगा।
और एबोला किस नदी के तट पर किया गया है, ये आपको पता है, एबोला नदी है, उसी के नाम पर रोग का नामकरण एबोला रोग कहते हैं। 1976 में इसकी खोज की गई थी। अगर कभी ये बताओ मुझे बस एग्जाम के पर्पज से कि एबोला जो है वो नदी कहाँ पर है, ये बताइए बस, एबोला नदी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। थोड़ा सा तो आप भी हेल्प करिए, थोड़ा सा हम करेंगे, पेपर पास करवा देंगे आपका। एलिसा टेस्ट किस रोग के परीक्षण हेतु किया जाता है? एलिसा रोग की बात कर रहा है, किस रोग के परीक्षण के लिए आता है? एड्स के। क्या है? एड्स के जो परीक्षण होता है वो एलिसा टेस्ट के द्वारा ही प्रभावित जो रोग होते हैं उनका परीक्षण कर लिया जाता है एलिसा टेस्ट से कि एड्स है या नहीं है। और एलिसा का अगर फुल फॉर्म की जाए तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट परख एक प्रयोगशाला परीक्षण होता है जिसके माध्यम से पता चल जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी का कारण क्या होता है? जो रक्त होता है ब्लड में, आपने सुना होगा कि भाई प्लेट्स कम हो गई, तो रक्त में जो प्लेटलेट्स होती हैं उस कमी का कारण डेंगू रोग होता है। ध्यान रखिए क्या होता है? डेंगू रोग होता है। आरटीएस, एस और R21 क्या है? ये जो नाम दिख रहा है आरटीएस है, आईएस है, R21 है, ये सब चीजें क्या है? अगर कभी आए, मलेरिया के टीके हैं, इन सभी मलेरिया के टीके हैं, इंपोर्टेंट है। रोग है और प्रभावित अंग है, मतलब कौन सा जो रोग है वो किस प्रभावित अंग को प्रभावित करता है, देख लेते हैं, मिलाना है। हालांकि यहां पर हम बात करें अगर पैचेस, पैचेस संबंधित होता है आंत। डिप्थीरिया की बात की जाए तो आपका श्वास नली, हर्पीस की बात की जाए तो आपका त्वचा, और दमा आपकी फेफड़े से संबंधित होता है। तो ये सभी जो रोग हैं इन सभी प्रभावित अंग को प्रभावित करते हैं। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार हेतु दी जाती है? देखो बहुत पॉपुलर है इस टाइम तो, और एग्जाम में आ भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं और उस तरीके से बहुत भयावह स्थिति बनती जा रही है, और कैंसर के उपचार के लिए ही कीमोथेरेपी दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है और शुरुआत है, मतलब कि कौन सा केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पर केवल लेकिन एक सही है, बाकी आपके यहाँ पर गलत है। सही युग्म की अगर हम बात करें तो पल्स पोलियो शुरुआत 1997-98 की गई थी, बाकी ऑप्शन आपके सारे गलत हैं। हम लेकिन मिला लेंगे, सब सही कर लेंगे। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1975 से 76 के बीच में की गई थी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य की बात अगर की जाए कभी तो 1982 में की गई थी। वहीं बात करें राष्ट्रीय टीबी की तो आपकी भैया 1962 में इसकी शुरुआत की गई। पल्स पोलियो बता ही दिया है, तो इसको मिला भी लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य सूचक प्रदर्शित करता है? स्वास्थ्य सूचक किसको प्रदर्शित करता है इन सभी में? तो यहाँ पर अशोधित जो मृत्यु दर होती है उसको, शिशु मृत्यु दर को, जीवन प्रत्याशा, मतलब कि डी ऑप्शन है, तीनों चीजों को यहाँ पर क्या करता है? प्रभावित या प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मार्त जो मृत्यु दर मापी जाती है, जो माताओं की मृत्यु दर हो जाती है, मतलब बच्चे के समय देने के समय, तो उस समय किस चीज से मापी जाती है? तो आप कहोगे प्रति लाख पर। क्या मान जाती है? प्रति लाख पर मापी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं सत्य कथन का चयन। स्थापना WTO की 7 अप्रैल 1948 को मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। सही बात है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ये भी ठीक है। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु समर्पित है। सही बात है। वर्तमान में इसके 194 सदस्य, 194 सदस्य, तीनों ऑप्शन आपके सही है। असुमिलित का चयन कीजिए, मतलब कि एक गलत ऑप्शन है, इसको चयन करना है, कौन सा गलत है देख लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस, अरे भैया 4 फरवरी को, नहीं नहीं नहीं, कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है ना। 25 अप्रैल को आपका विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये 4 फरवरी गलत था, ध्यान रखिए। और बात करें विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को, और विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा स्वास्थ्य के आयाम है? स्वास्थ्य के आयाम इनमें से कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों ही आयाम है, तो उपरोक्त डी आपका सभी है। सोशल, मेंटल और फिजिकल। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के स्तर मुख्यतः हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के जो स्तर हैं वो कैसे हैं? त्रिस्तरीय हैं, ध्यान रखिएगा, कैसे हैं? त्रिस्तरीय है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद पोषक तत्व नहीं है? वृहद पोषक तत्व की बात कर रहा है, नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? लोहे तत्व नहीं है। कैसा? लोहे तत्व नहीं, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे है। अच्छे पोषक का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है, तो कैसा माना जा सकता है? एकाग्रता, बिल्कुल सही है। प्रायः सन्निचित, बिल्कुल ठीक है। दृष्टिहीनता का जोखिम कम करना, ये भी सही है। तो आप कहोगे जो अच्छे पोषक होते हैं इन सभी में कार्य करते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। शरीर की वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत करने वाला
पोषक पदार्थ कहलाता है। तो शरीर की जो वृद्धि या टूट फूट करने वाला जो मरम्मत करता है उस पोषक पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्या? प्रोटीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोषण अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो पोषण अभियान का शुभारंभ की बात कर रहा है, कब किया गया है? 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान का जो है शुभारंभ किया गया था। पोषण माह का जो आयोजन है प्रतिवर्ष किस माह में आयोजित किया जाता है? तो अभियान का जो आयोजन है 8 मार्च 2018 को किया गया, लेकिन प्रतिवर्ष किस माह में आयोजन किया जाता है? कभी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आप क्या कहोगे? सितंबर के माह में आयोजन किया जाता है। अश्वमेध का चयन करना है, एक तब रासायनिक नाम है, विटामिन है और कमी से रोग है, कौन सा संबंधित है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक अश्वमेध है उसकी बात करेंगे। थायमीन बेरी संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। स्कार्बिक एसिड की बात की जाए तो रिकेट से संबंधित तो नहीं है, ठीक है, तो इसको अभी हम गलत मान लेते हैं। टोकोफेरॉल की बात करें तो प्रजनन क्षमता से संबंधित है, कम करना। और फिलोक्यूनोन से संबंधित है, रक्त का थक्का न बनना से संबंधित है। आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत है और सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों के अनुपात का यौगिक है? जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी बात कर रहा है, किन तत्वों के अनुपात का यौगिक है। अगर कभी आ जाए तो कार्बन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का इसमें यौगिक है। कौन सा पॉलीसेकेराइड्स है? इनमें से एक पॉलीसेकेराइड्स कौन सा है? तो आपका वो स्टार्च। क्या है? स्टार्च। क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो जो क्वाशियोरकोर रोग है वो आपका किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? देखो इन ऑप्शन में सबसे अच्छा जो प्रोटीन का स्रोत है वो सोयाबीन है। किस खनिज की कमी से हाइपोकैलेमिया रोग होता है? हाइपोकैलेमिया रोग जो होता है वो किस खनिज की कमी से होता है? कभी आ जाए तो पोटेशियम की कमी से होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका चयन करना है। सत्य कथन की बात कर लेते हैं, कौन सा यहाँ पर सही है? कैल्शियम खनिज की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, बिल्कुल बात ठीक है। लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है, ये भी ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये भी सही है। तो आप बोलोगे डी ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। NFHS5 के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत बच्चे जो है स्टैंडिंग का मतलब होता है कुपोषण से ग्रसित है, तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो कि NFHS5 के अनुसार कह रहा है? तो आपके यहाँ पर 35.5% जो बच्चे हैं वो आपके कुपोषण से प्रभावित है इस समय। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? देखो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स होता है GHI की बात कर रहा है, GHI की बात कर रहा है। 2024 में भारत की रैंक 105। जीरो हंगर इंडेक्स SDG लक्ष्य है। जीरो हंगर इंडेक्स कौन सा SDG लक्ष्य है? तो यहाँ पर आपका दूसरा कहोगे, दूसरा जो है SDG लक्ष्य है। बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा जो परास सामान्य को प्रदर्शित करता है? ऐसे कौन सा परास है? आप कहोगे यहाँ पर 18.5 से 24.9 है, ठीक। सम्मिलित चयन का बताइए प्रयास और उद्देश्य, मतलब कि जो प्रयास किए गए हैं कौन सा उद्देश्य यहाँ पर मिला हुआ है? सिर्फ एक सही है, तो कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है वो आपके भोजन एवं पोषण सुरक्षा से संबंधित है, आप कहोगे डी वाला सही है, बाकी ऑप्शन सारे यहाँ पर गलत है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम निकल लिए, अब 51 नंबर से चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कुछ भी नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपको 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड में आपका कुछ नहीं जाता। मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा तो मोटिवेशन आपका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि सामने वाले को थोड़ा मोटिवेशन दे सकूं। आपकी 10 सेकंड लगेंगे लेकिन मुझे मोटिवेशन कितना मिलता है, बहुत अच्छा लगता है ना, तो प्लीज दे दिया करो। 51 क्वेश्चन है, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता हो उसको क्या कहते हैं? उसको भैया सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, बहुत पॉपुलर है, इसको ध्यान रखिएगा, सतत विकास। चलिए SDG इंडिया इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया, या कब जारी किया गया SDG इंडिया इंडेक्स? तो बात की जाए तो 2018 में जारी किया गया था, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के लिए समग्र SDG स्कोर क्या है? देखो बात कर रहा है कि SDG इंडिया जो इंडेक्स है 2023-24 के लिए समग्र रूप से, मतलब कि यहाँ पर ओवरऑल पूछ रहा है कि ओवरऑल जो SDG का स्कोर है वो है क्या है? तो आप क्या कहोगे? 71। कितना है? 71 है। SDG इंडिया इंडेक्स के प्रथम संस्करण से चौथे संस्करण तक किस राज्य ने अपने स्कोर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो ऐसा कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है।
स्कोर है और श्रेणी है, कौन सा स्कोर किस श्रेणी को दर्शाता है इसकी बात कर रहा है। अगर हम बात की जाए यहाँ पर तो 0 से कम आपके एस्पिरेंट दर्शाते हैं, 50 से 64 की बात किया तो परफॉर्मर दर्शाते हैं, 65 से 99 की बात किया तो फ्रंट रनर, और आपके 100 के बराबर अचीवर होते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही है। सतत विकास जो लक्ष्य है सूचकांक 2024 में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थान पर सुधार किया है। तो एसडीजी की बात कर रहा है, जो एसडीजी के गोल हैं उन गोल में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में कितने स्थानों का सुधार कर लिया है इस वर्ष, तो 3 का। कितने का? 3 का, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा जैविकीय पर्यावरणीय कारक नहीं है, तो इनमें से कौन सा जैविकीय पर्यावरणीय कारक नहीं है, अगर कभी पूछ लिया तो बता सकते हो। जैविकीय पर्यावरणीय कारक इनमें से आपका जल नहीं है। कौन सा? जल नहीं, जबकि पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, किसकी बात कर रहा है? यूएनडीपी का हेडक्वार्टर की बात कर रहा है, कहाँ पर है। तो आपको अगर पता है तो मुझे बताओगे क्या? कमेंट करके बताइए। न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है? प्राथमिक श्रेणी का मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है इनमें से कौन सा नहीं है, अगर पूछा है तो मेढक प्राथमिक जो उपभोक्ता है नहीं होता है, जबकि गाय, बकरी और हिरन होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का स्लोगन था, तो आपको पता होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 2024 को मनाया गया है उसकी एक तरीके से थीम क्या थी, थीम मतलब स्लोगन क्या था। तो आपसे हमारी भूमि हमारा भविष्य क्या था? हमारी भूमि हमारा भविष्य इस वर्ष का स्लोगन रहा है, अवर लैंड अवर फ्यूचर। सुमिलित है, यहाँ पर एक सुमिलित है दिवस और आयोजन, मतलब कि कौन सा दिवस कब आयोजन किया जाता है ये सुमिलित है। देख लेते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें 3 मार्च को मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सुमिलित है। लेकिन अगर कुछ गलत है तो इनको भी देख लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस की बात आ जाए तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसको सही कर लो, जो कर लीजिए। विश्व जल संरक्षण दिवस की बात की जाए तो आपका कब रहता है, ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात की जाए तो आपका ये कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी गलत थे वो आपके सही हो चुके हैं। एजेंडा 21 किस वर्ष से पृथ्वी के शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, तो एजेंडा 21 किस वर्ष के पृथ्वी शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, अगर कभी पूछ लिया तो 1992। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो सभी को पता ही होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से चारों में से एक कथन सही है, वो कौन सा है, तो द फ्यूचर वी वांट रियो +20 पृथ्वी शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण या संपूर्ण दस्तावेज है। बिल्कुल बात सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पृथ्वी का सफाई कर्मी किन्हें कहते हैं? देखो पृथ्वी का सफाई कर्मी की बात करा है तो कवक और जीवाणु को कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो, कवक और जीवाणु को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहते हैं, फंगस और बैक्टीरिया को। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भैया बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। एजी टेंसले के द्वारा, एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहली बार किया हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? देखो कृत्रिम मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा है? अगर कभी आ जाए तो क्या कहोगे, बता सकते हो कौन सा है? तो यहां पर अगर कृत्रिम पारितंत्र की बात की जाए तो आपके उद्यान, तालाब, वन और नदी, चारों ही आपके कृत्रिम पारितंत्र हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये कृत्रिम पारितंत्र में सभी आते हैं। लेकिन अगर हम इन चारों में से ऑप्शन में ढूंढें कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो फिर क्या बोलोगे? आप बोलोगे उद्यान। क्या बोलोगे? उद्यान प्राकृतिक पारितंत्र के सबसे बढ़िया आपका, ध्यान रखिएगा, आपका कृत्रिम पारितंत्र है, तो उद्यान आपका। खाद्य श्रृंखला के निर्माणकर्ता के बारे में सत्य कथन बताइए। खाद्य जो श्रृंखला होती है उसके निर्माणकर्ता के, प्राथमिक उत्पादक बिल्कुल सही है, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता ये भी सही है, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता ये भी सही है, अपघटनकर्ता। तो आप कहोगे ये चारों ही चीजें तो खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए, रामसर स्थल है और संबंधित राज्य, मतलब कि कौन सा रामसर स्थल किस राज्य से संबंधित है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। काजू वैली एवं नंजनारायण पक्षीवरण की बात करें तमिलनाडु में है, ये तो भैया बिल्कुल सही है। दूसरा आता है नकटी एवं नागी पक्षी अभ्यारण्य, इस वर्ष ही घोषित किया गया था बिहार में, ये भी सही है। नंदा झील आपकी गोवा में, ये भी सही है। मगधीकेरे, अंक समुद्र और अंगाशिनी आपकी कर्नाटक में, ये भी सही है। तो आप बोलोगे चारों तो मिले हैं सर, तो आपका सी वाला सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल है? देखो मध्य प्रदेश का ही पूछ लिया कि नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है। इनमें सबसे जो अभी लेटेस्ट बना है वो तवा जलाशय। कौन सा है?
तवा जलाशय बिल्कुल नवीनतम है, बिल्कुल नवीनतम है। और इसको घोषणा जो है 8 जनवरी 2024 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। 14 अगस्त 2024 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं? देखो 14 अगस्त 2024 तक पूछा है, ध्यान रखिएगा कि रामसर स्थल कितने हैं, 85 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रामसर स्थल का संबंध मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से नहीं रहा है? इनमें से मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से संबंध नहीं रहा है, ये पूछ रहा है। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में इसका संबंध रहा है, लोकटक झील का भी रहा है और चिल्का झील का भी रहा है। तो तीनों ऑप्शन का तो रहा है। इनमें से रुद्र सागर एक ऐसी झील है जिसका मॉन्ट्रैक्स के रिकॉर्ड में शामिल संबंधित नहीं रही है, तो इसको टेंशन नहीं है, छोड़ो इसको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन इसमें से कौन सा है, इसको देखना है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु राज्य में, बिल्कुल बात सही है। तो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड सुंदरबन है, ये भी बात सही है। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड हरिके, नहीं हरिके तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हरिके झील नहीं है, हरिके झील तो बड़ी है। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड तो ये नहीं हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, बिल्कुल सही है। तो लेकिन अब ये सी वाला गलत तो है, पर इसको सही तो करना पड़ेगा ना, कि सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है कभी पूछा जाए तो रेणुकूट है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रेणुका है, रेणुका है ना, रेणुका। रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा सॉरी, सबसे छोटा रामसर स्थल है। थोड़ा स्वास्थ्य है, लेकिन वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि एग्जाम पास में है और 30 टेस्ट करवाने हैं कंप्लीट। 30 टेस्ट है, 30 के 30 टेस्ट कंप्लीट करवाने हैं। अभी 1 तारीख के बाद से एक दिन में 2 टेस्ट अपलोड होंगे, एक सुबह होगा एक शाम को होगा। तो बहुत आप लोगों को देखना होगा और आप लोग देखोगे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं बराबर कंटिन्यू करता रहूंगा, और नहीं देखोगे तो फिर नहीं बनाऊंगा। लेकिन 30 टेस्ट है हमारे पास, 30 के 30 हम टेस्ट पूरे डालेंगे, ठीक। 73 क्वेश्चन की बात करते हैं। दो विभिन्न समुदायों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? देखो, दो पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय होते हैं, जैसे मान लो एक ये है और ये की ये है, और ये वाली क्या है, कलर चेंज करते हैं बताते हैं, ये वाली क्या है, इसको क्या कहते हैं? दोनों के पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, बता सकता है कोई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इकोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम इकोटोन कहते हैं। और इकोटोन में सबसे ज्यादा प्रजातियां दोनों की अपेक्षा पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ए नाम की व्यक्ति, ए नाम से भी होंगी जगह की और बी नाम की, तो दोनों की कुछ कुछ मिक्स रहती हैं। तो इकोटोन में ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं, इसलिए वहां पर यहाँ पर थोड़ा संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अगर जीवभार का पिरामिड पूछ लिया है, कैसा होता है? सीधे और उल्टे दोनों होते हैं। कैसे? सीधे और उल्टे दोनों बन सकते हैं। ऐसा भी बन सकता है और आपका ऐसा भी बन सकता है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण अगर पूछ लिया है तो झील भी होता है, तालाब भी होता है, दलदल भी होता है। तो उपयुक्त डी है, सभी होते हैं, झील, तालाब और दलदल, लैंटिक आवास। जैव विविधता आपके कथन में सत्य बताइए। जैव विविधता के बारे में सत्य वचन बताना है, कौन सा इसमें सही है, देख लेते हैं इनमें सही। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रजातियां जीव जंतु पादपों आदि से समूह है, बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम ध्रुवों पर होती है, ये भी सही है। विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक 23 जून को, अरे नहीं 23 जून को तो नहीं मनाया जाता है, कब मनाता है? 22 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिए, कब? 22 मई को मनाया जाता है। तो आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत था, जो कि सही कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि से जैव विविधता का मापन नहीं किया जा सकता? तो इनमें से 4 विधि हैं और चारों विधियों में से जैव विविधता का मापन किससे नहीं? अल्फा से किया जाता है, बीटा से भी और गामा से भी, लेकिन पाई से आपकी जैव विविधता का मापन नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, किसी एक प्रजाति में जीन की विविधता कहलाती है। किसी एक प्रजाति में जीन की विविधता क्या कहते हैं? आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक जैव विविधता। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण की इन सीटू स्वस्थानीय पद्धति है? तो इन सीटू स्वस्थानीय पद्धति किसको कहते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, बताइए। चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है आपका, इनमें सही कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क था, ये आपका सही जाएगा। कौन सा था? हैली नेशनल पार्क। रेड डेटा बुक संबंधित है। रेड डेटा, देखो कितना पॉपुलर क्वेश्चन है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित? लुप्त प्राय जो प्रजातियां होती हैं उससे संबंधित होती है। और रेड डेटा बुक में प्रत्येक साल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। हर साल का रेड डाटा बुक में कुछ जीव जंतु होते हैं। भारत के संदर्भ में थोड़ा सा आप लोग देख लेना कि कौन से इसमें डाले गए हैं, ठीक है। रेड डाटा बुक विलुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित होता है।
जैव विविधता के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थल जहां जीव जंतु की समृद्धता के साथ आवास के विनाश का भी संकट हो, उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता के दृष्टिकोण से कह रहा है कि संवेदनशील, जो मतलब कि सेंसिटिव क्षेत्र होता है, वहां जीव जंतु की समृद्धता होती है लेकिन साथ साथ में आवास के विनाश का भी संकट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हॉट स्पॉट कहते हैं। देखो, एक होता है हॉप स्पॉट, क्या होता है? होप स्पॉट्स होता है। एक होता है हॉट स्पॉट, है ना? तो इसको कहते क्या है? जो अभी हमने बात की है उसको कहते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टाइगर रिजर्व है और स्थान है और एक सुमलित है, इनमें से एक सुमलित है, देख लेते हैं कौन से यहाँ पर सुमलित है। अगर हम बात करें यहाँ पर नामदफा, सिर्फ एक ही मुझे दिख रहा है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो सही है आपका। लेकिन हम बाकी की बात करेंगे। वीरांगना दुर्गावती कहां पर है आपका? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नागार्जुन सागर की अगर हम बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। बुक्सा की बात करें तो आपको ये कहां है? बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक सम्मिलित था, बाकी मैंने करेक्ट कर दिया। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में पारित किया गया था। प्रमुख आपदाएं हैं वो घटित वर्ष है, मतलब कि यहाँ पर जो कुछ आपदाएं हैं लेकिन किस वर्ष घटित हुई है इसकी बात कर रहा है। देख लेते हैं। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में घटित हुई थी। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पर 1986। भोपाल गैस त्रासदी भैया 1984, ये तो एमपी के लिए सबसे प्रमुख है। कच्छ भूकंप आपकी 2001। ठीक है, और इलाहाबाद कुंभ 2013 में घटना घटित हुई थी। तो आपका इस तरीके से ऑप्शन डी वाला सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है वह कब अधिनियमित हुआ था? राष्ट्रीय आपदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, जो एक्ट है वो कब अधिनियमित किया गया था? तो आप यहां पर कहोगे 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पूछ लिया है इसी का। तो अध्यक्ष इसका भैया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी के लिए किसे दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र जो पुरस्कार होता है वो किसको दिया जाता है भैया? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया जाता है। इंपोर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवंबर दिसंबर 2024 में कौन सा चक्रवात भारत के पूर्वी, मतलब भारत के मतलब इस साइड वाले हिस्से में पूर्वी समुद्र से टकराया था? और कब बात कर रहा है? नवंबर दिसंबर 2024 में। तो कौन सा था टकराया था? फैंगल। फैंगल चक्रवात था जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किसके तहत जारी की गई है थी? तो भैया ये बात की जाए तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो योजना है किसके द्वारा जारी की गई थी? सेंदाई फ्रेमवर्क। कौन सा है? सेंदाई फ्रेमवर्क के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन बताइए और यहां पर बात करना है कौन सा सही है। देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सही है। बादल फटना, ओलावृष्टि, सुनामी, चक्रवात, प्राकृतिक आपदाएं। बिल्कुल सही है। प्रकृति के द्वारा खुद होती है। बादल फटता है ना, मनुष्य थोड़ी ना फाड़ सकता है। ओलावृष्टि अपने आप होती है, सुनामी भी आती है अपने आप, और चक्रवात भी। तो ये सही है। मृदा अपरदन, नाभिकीय विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, गैसीय और तेल रिसाव मानव जनित आपदा नहीं है। भैया मानव जनित है। मृदा अपरदन तो मानव जनित है ना। जनसंख्या विस्फोट भी मानव ही करता है भैया, बच्चे इतने पैदा कर रहा है। नाभिकीय विस्फोट भी मानव करता है। गैस एवं तेल रिसाव ये हो सकता है कि प्रकृति अपने आप करे, लेकिन कहीं ना कहीं मानव भी जिम्मेदार है, और मानव जनित आपदा तो होती है। तो एक तरीके से ये तो गलत हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो आप कहोगे 1 और तीसरा सही है आपका, पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत था। निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को रोकने या कम करने के उपाय हैं? इनमें से बात कर रहा है कि आपदाओं को रोकने या कम करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। देख लेते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से सतत विकास, बिल्कुल सही है, ये तो हो सकता है। सतत विकास तो वैसे ही है। जोखिम का मूल्यांकन करना और सुविधता का मानचित्र बनाना, मतलब कि मैपिंग करना, ये भी सही है। शहरी नियोजन और विकास, मतलब शहरों का विकास किया जाए तो एक नियोजन के माध्यम से। तो आप कहोगे उपरोक्त डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके आपदाओं को रोकने में उपाय हो सकते हैं। वर्तमान भारत में कौन सा बीएस मानक लागू है? देखो बीएस जो स्टैंडर्ड होता है, आप सभी स्कूटी बाइक चलाते ही होगे, आप सभी को पता होगा। बीएस मानक कौन सा है भारत में इस समय लागू? BS6। कौन सा है? BS6 है, और ये पॉपुलर है, थोड़ा इसको ध्यान रखना है। BS6 नहीं आएगा, VI लिख के आता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको ही लिखना है। और ये 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका था। चलिए निम्नलिखित में से सत्य कथन का विकल्प बताइए, मतलब कि एक इसमें से सत्य है वो उसको ढूंढना है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया था, पहला ही सही है ना। तो बाकी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे। 96 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, 5-4 क्वेश्चन बचे हैं। जल्दी सब्सक्राइब चैनल कर लो वरना भूल जाओ। द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। द्वितीय प्रदूषक का कौन सा उदाहरण है? तो ओजोन। क्या है? ओजोन जो है आपका द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण, ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? देखो बात कर रहा है कि सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो है उसकी स्थापना कह रहा है कब की गई थी, तो आप क्या कहोगे? आपकी सितंबर 1974 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितनी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं? वायु गुणवत्ता सूचकांक में 6 श्रेणियों को निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित पदार्थों पर नॉन बायोडिग्रेडेबल समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल समूह का चयन करना है, क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो सीसा, बिल्कुल बात ठीक है। डीडीटी ये भी ठीक है। और आपका कागज नहीं, कास्ट नहीं, प्लास्टिक। तो 1, 2 और 5, 1, 2, 5 किस में? 1, 2, 5 आपका ए ऑप्शन में, आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सम्मेलन और प्रोटोकॉल और वर्ष। चलिए स्टॉक, अच्छा इसका क्वेश्चन आप आंसर इसका आप लोग बताइएगा, ठीक है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ इसका सही सम्मिलित कौन सा, ए बी सी डी में से कौन सा सही है। स्टॉकहोम का वर्ष क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वर्ष क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का वर्ष क्या है? पेरिस समझौता कब हुआ था? इन सबके आप मुझे इसका आंसर, आप 100 वाले आंसर आप मुझे बताइएगा। इतना तो आप एक क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हो ना। चलो बताइएगा। तो आज यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन 100 कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी संभवतः हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की आएगी, क्योंकि रिपीटेड तो होंगे ना, क्योंकि पहले हिस्ट्री की बनी थी, दूसरी ज्योग्राफी की, फिर पॉलिटी की बनी, फिर साइंस की बनी थी, आज हमारी एनवायरमेंट की और करंट अफेयर्स की थी। हो सकता है संभवतः इकोनॉमी की ले आऊं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमी की थोड़ा लेट लाऊंगा, है ना, क्योंकि इकोनॉमी की अपडेटेड आ जाए। अभी 5-7 आना बाकी रहेगा, रही है मेरे पास, अभी नहीं आई है। तो इकोनॉमी की मैं सोच रहा हूँ लेटेस्ट वाली लाऊं, बाकी की मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी या पॉलिटी में से, ज्योग्राफी हिस्ट्री में से ले आऊं। तो कल हमारी जो वीडियो आएगी वो ज्योग्राफी या हिस्ट्री की आ सकती है संभवतः। 100 क्वेश्चन पूरे होंगे, उसको जरूर देखिएगा। एग्जाम पीडिया की पूरी करंट अफेयर्स डाल दी है, उसको रिक्वेस्ट है पूरी देख लेना, जिससे कि आपके एग्जाम से पहले 2-3 बार रिपीटेड आप लोग वो कर लोगे, रिवीजन मस्त हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे आप लोग। तो आज ही समाप्त करेंगे। आज के लिए आप सभी से अलविदा।